प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस सप्ताह की दो प्रमुख घटनाओं की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पहला विषय जिसकी देश विदेश में काफ़ी चर्चा हुई है वह है ऑपरेशन दोस्त। दोस्त का अर्थ तुर्की भाषा में भी मित्र होता है और जैसा कि हम जानते हैं तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप में अब तक 30,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। शहर के शहर मलबे के ढेर बन गए हैं। लोगों ने मेहनत से पैसे जोड़ जोड़ कर जो अपने आशियाने बनाए थे वे अब ज़मीन दोज़ हो चुके हैं। चारों तरफ चीख पुकार का माहौल है। मासूम बच्चे यकायक अनाथ हो गए हैं। कड़कती सर्दी में भी जो लोग जिंदा बचे हैं वे तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। तानाशाह राष्ट्रपति एर्दोगन के नीचे तुर्की एक ऐसा कट्टर इस्लामिक देश बन गया जिसने पाकिस्तान के सुर में मिलाकर भारत की सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से निंदा की, लेकिन इस एक झटके ने उसे तबाह कर दिया है और एक घमंडी तानाशाह का सिर झुक गया है। भारत ने फिर भी सदाशयता का परिचय दिया और मानवीयता का सबसे ऊपर रखा। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सलाहकारों से परामर्श किया और अगले दिन ही हवाई जहाज से 100 लोगों का बचाव दल राहत कार्य के लिए तुर्की रवाना कर दिया और वो 7 फरवरी को सुबह वहां पहुंच भी गया राहत सामग्री के साथ। इस प्रकार तुर्की को चिकित्सा की सहायता भेजने वाले देशों में भारत अग्रणी रहा। भारत ने केवल दवाई और मेडिकल उपकरण ही नहीं भेजे, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सेस का एक बड़ा दल भी भेजा था जो भूकंप से जख्मी लोगों की तत्काल चिकित्सा कर सके। इसके लिए उन्होंने हाते नामक प्रदेश में जो भूकंप से बहुत अधिक प्रभावित था एक पाठशाला में एक फील्ड हॉस्पिटल को भी बना लिया जहां सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं। उल्लेखनीय है कि यहाँ 24 घंटे घायलों का इलाज किया गया। एक बड़ी संख्या में भूकंप से पीड़ित लोग यहाँ अपना इलाज कराते रहे। यही नहीं, इस बचाव दल में एनडीआरएफ की एक बड़ी टीम भी गई। ये लोग आपदा प्रबंधन में पूरी तरह से प्रशिक्षित लोग हैं और जो हर तरह की आपदा से निपटने में सक्षम होते हैं। ये टीम अपने साथ विशेष प्रकार के कटर्स ले गई थी जो कंक्रीट के बड़े स्लैब्स को भी आसानी से काटकर मलबे में दबे लोगों को निकाल सकते हैं। उनके पास खास किस्म के रडार भी थे जो मलबे में दबे जिंदा लोगों की दिल की धड़कन को सुन सकते हैं ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। साथ ही उनके साथ विशेष रूप से ट्रेंड खोजी कुत्ते भी गए जो मलबे में दबे लोगों की पहचान कर सके तथा इस प्रकार दल की सहायता करने में लोगों को निकालने में सफल रहे। भारत की इस बचाव टीम ने अनेक लोगों की जानें बचाई। इधर मेडिकल टीम ने भी सैकड़ों घायल लोगों का उपचार किया और वो दिन रात इस काम में जुटी रही। अब ये लेटेस्ट खबर ये है कि ये दोनों टीमें, द मेडिकल टीम और एनडीआरएफ टीम, हिंदुस्तान वापस आ गई हैं। भारत ने एक शत्रु देश के प्रति भी उसकी आपदा की घड़ी में जो सहायता पहुंचाई उसका समूचे देश विदेश में प्रशंसा हुई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की आम जनता ने भी भारत की सदाशयता तथा मानवीयता का जो उदाहरण भारत ने जो दिया उदाहरण उसकी सराहना की। सच में राजनीतिक दुश्मनी अपनी जगह है और आम जनता का दुख दर्द अपनी जगह, और इंसान सब जगह एक जैसे ही हैं और जहाँ एक इंसान तकलीफ में हो तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका दुख दर्द बांट सकें, उसकी कोई सहायता कर सकें। भारत ने जिस फुर्ती से तथा जिस तादाद में तुर्की और सीरिया को सहायता पहुंचाई वह भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। इस सहायता कार्य में उसने बड़े बड़े पश्चिमी देशों को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कच्छ में स्वयं 2001 में भूकंप से होने वाली त्रासदी को स्वयं अपनी आंखों से देखा था तथा अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो 2001 में शुरू हुआ था कच्छ का पुनर्निर्माण करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए उन्होंने बिना एक क्षण की देरी किए हुए तुर्की को सहायता भेज दी। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ। एरो शो बेंगलोर 14th एयर शो बेंगलोर के उत्तरी भाग येलाहंका में भारतीय वायुसेना का एक विशाल बेस है। वहीं पर 13 से 17 फरवरी तक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
एरो शो का आयोजन किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन है। इसकी विशालता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें विश्व के करीब आधे देश में 98 देशों की वायुसेना भाग ले रही है। 29 देशों के एयर चीफ स्वयं बेंगलुरु में उपस्थित हैं तथा 32 देशों के डिफेंस मिनिस्टर माने प्रतिरक्षा मंत्री भी भारत से परस्पर चर्चा के लिए यहाँ आए हुए हैं। यही नहीं, विश्व की युद्धक विमान बनाने वाली प्रमुख कंपनियां और उनके 73 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी बेंगलुरु में हमारे मेहमान हैं। इस प्रदर्शनी को आयोजित कर भारत 2 प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाह रहा है। प्रथम, वह भारत में ही निर्मित युद्धक विमानों की क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन कर उनका निर्यात करना चाहता है। भारत की महत्वाकांक्षा निकट भविष्य में प्रतिरक्षा के साधनों के निर्यात को नई ऊंचाइयां देना है और चूंकि इस क्षेत्र में भारत अभी काफ़ी पीछे है, अतः भारत इस एरो शो में प्रमुख रूप से स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का प्रदर्शन कर रहा है ताकि अन्य देशों में उसको एक्सपोर्ट कर सके। साथ ही डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी उस शो में रखा गया है ताकि विदेशों में इसकी मांग हो और इसको खरीद सकें विदेशी लोग। भारत का दूसरा बड़ा उद्देश्य इस प्रदर्शनी में आए विभिन्न देशों के युद्धक विमानों की क्षमताओं का आकलन भी है। इसलिए अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस आदि देशों की विमान निर्माता कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी यहाँ आए हुए हैं। इन कंपनियों में प्रमुख हैं अमेरिका की 2 युद्धक विमान कंपनियां बोइंग तथा लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन विशेषकर विश्व के आधुनिकतम युद्धक विमान बनाती है। उसके कई विमान जैसे F-16, F-22 रैप्टर अनेक देशों ने खरीदे हैं और अमेरिकी वायुसेना तो इनका उपयोग करती ही रही है। F-22 एक स्टेल्थ फाइटर है जो राडार को भी चकमा देकर शत्रु के देश में घुसकर वहां बमबारी कर सकता है। लेकिन इस कंपनी के सबसे उन्नत विमान है F-32 लाइटनिंग। यह भी एक स्टेल्थ फाइटर है जो आसानी से शत्रु देश में भारी नुकसान कर सकुशल लौट सकता है क्योंकि राडार इसे पकड़ने में सक्षम नहीं है। यह विमान भी बेंगलुरु में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है। साथ ही ये साब नाम की स्वीडिश कंपनी भी अपने युद्धक विमान ग्राइपेन की क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। उधर फ्रांस की युद्धक विमान बनाने वाली प्रमुख कंपनी डेसो भी अपने विमानों को इस एयर शो में दिखा रही है। डेसो के 36 राफाल विमानों को भारत पहले ही अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। बड़ी बात यह है कि भारत को 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, लेकिन वर्तमान में उसके पास केवल 31 स्क्वाड्रन के विमान हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 युद्धक विमान रहते हैं। इस प्रकार भारत यदि 114 विमान और खरीद लेता है तो उसके करीब 38 स्क्वाड्रन हो जाते हैं। लेकिन अब भारत ने प्रतिरक्षा सामग्री की अपनी जो क्रय नीति है वो बदल दी है। वे अन्य क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना चाहता है। आत्मनिर्भर देश ही स्वाभिमानी और सबल हो सकता है। रथ की भार की शर्त यह है कि जो भी विमान निर्माता कंपनी से भारत युद्धक विमान खरीदे वह कंपनी आधे से भी ज़्यादा विमान भारत में ही बनाए। इनसे एक तो उन्नत विमान बनाने की क्षमता में भारत की अपार वृद्धि होगी, दूसरे यहाँ लाखों नए रोजगार बनेंगे क्योंकि हर एक विमान में कई तरह के हजारों उपकरण लगते हैं। इस प्रकार भारत की औद्योगिक क्षमता भी और विकसित होगी और वह विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में अपना स्थान बना सकेगा। कुल मिलाकर इस प्रदर्शनी से भारत को बड़ी आशाएं हैं। देखना यह है कि ये अपेक्षाएं किस हद तक पूरी होती हैं। मैं इस वार्ता को यहीं विराम देता हूँ। यदि यह उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।